हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय प्राचीन इतिहास प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारा डिस्कस चल रहा था दोस्तों, जिसमें आज लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करेंगे महापाषाण संस्कृति की। इससे पहले के लेक्चर में दोस्तों हम सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर चुके थे, जिसे हमने 2 लेक्चर में कवर किया है। ठीक है दोस्तों, आज ही हमारी क्लास होगी महापाषाण संस्कृति पर, मेगालिथिक कल्चर पर हमारा आज एक समग्र डिस्कशन होगा, जिसमें हम इसको पूरी भली भांति रूप समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि टॉपिक छोटा सा है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, एक छोटी सी क्लास होगी दोस्तों, लेकिन इसको भी हम बीच में छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार से हम प्राचीन इतिहास को क्रम अनुसार पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, अगर क्रम अनुसार इतिहास को पढ़ने की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि अगर हम इतिहास विषय को क्रम के अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें सारी टर्म याद रहती चली जाएगी। डेट याद दोस्तों 2 से 3 बार, कई सारे स्टूडेंटों की शिकायत होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें डेट याद नहीं होती है, पूरा मैटर, पूरी हमें स्टोरी तो याद होती है, परंतु हम डेट भूल जाते हैं। तो डेट के लिए क्या करें? तो दोस्तों ये वाली समस्या कई सारे दोस्तों के साथ रहती है, लगभग कई सारे दोस्तों के साथ में ये समस्या बनी रहती है कि डेट याद नहीं होती है। दोस्तों इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप में जिस टॉपिक में, जिस मैटर में, या कहें कि जिस टर्मिनोलॉजी के साथ में अधिकतम डेट हो, उस टर्मिनोलॉजी को, या कहें कि उस पूरे टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ेंगे आप, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। स्टोरी अगर आपको याद हो जाती है तो स्टोरी के साथ में दोस्तों डेट भी याद रहती है आपको। भले ही आपको ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको वो याद आने लगती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों छोटा सा सेशन होने वाला है, इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, 5-7 स्लाइड से ज्यादा है नहीं वैसे इसमें। ठीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट आगे। चलिए तो दोस्तों जो हमारे सेशन पर पहली बार आए हैं, जो हमारी क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए विशेष सूचना कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, बीए के इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है। सभी क्लासेस के रिकॉर्डेड क्लासेस लेक्चर आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। आपको कहीं ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, जहां पर सभी क्लासेस के, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या फिर थर्ड ईयर में हो दोस्तों, आपके सभी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सभी लेक्चरों को क्रम के अनुसार, अपने सिलेबस के अनुसार, क्रम अनुसार टॉपिकों को 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। सभी लेक्चरों को आसानी से देख सकते हैं। और सभी लेक्चर बीए की कोई क्लास दोस्तों यहाँ पेड क्लास नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको आधा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और आधा छोड़ते जाता है और फिर बाद में और क्लासेस की तरह कह दूं कि भाई अगर आगे पढ़ना है आपको तो आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर पेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी सब्जेक्ट पूरे विस्तार पूर्वक और कंप्लीट के साथ में दोस्तों पूरे निःशुल्क, सभी क्लासेस पूरी निःशुल्क है आपके लिए। चलिए तो दोस्तों इसके साथ में हम आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप कॉल और टेलीग्राम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बिना नोटिफिकेशन के आप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल करते हैं और फिर आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाता है, तो फिर आपकी शिकायत रहती है कि सर हमारा कॉल नहीं उठाया गया। कई सारे स्टूडेंट की ये शिकायत है कि सर हमारा कॉल नहीं उठाया जाता है। तो दोस्तों कॉल करने से पहले आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर आप जो है हमारी टीम को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें सर से बात करनी है, तो हमारी टीम आपको टाइम दे देगी। उस टाइम पर आप कॉल करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही नंबर है, कॉल और व्हाट्सएप दोनों नंबर आपके लिए यही रखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम, जहां से आपको हमारे सभी क्लास नोट्स डाउनलोड करने हैं और सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी, वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर दोस्तों ग्रुप बना दिया गया है, टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना दिया गया है लोधाजी क्लासेस नाम से। ठीक है, तो लोधाजी क्लासेस नाम का एक ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी नोट्स दोस्तों पीडीएफ के फॉर्मेट में वहां पर अवेलेबल करा दिए गए हैं, वहां से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक में, और आज का हमारा टॉपिक है महापाषाण संस्कृति। तो अब जरा जान लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में दोस्तों, तो हम 5 स्लाइड के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। छोटा सा सेशन है,
छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, महापाषाण संस्कृति। इस सिर्फ महापाषाण संस्कृति, सिर्फ इसको समझने के लिए ही दोस्तों आपके लिए 5 स्लाइड में लेकर आया हूं। चाहता तो एक स्लाइड की 10 से 15 लाइन के अंदर भी मैं इसको कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको हर एक टॉपिक, सभी सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक आपको पूरे विस्तार पूर्वक दूंगा दोस्तों। समय चाहे लग जाएगा, क्लास आने में लेट हो सकता है, परंतु आपको दोस्तों अधूरा ज्ञान में नहीं देने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, महापाषाण संस्कृति। और महापाषाण संस्कृति को हम समझेंगे 5 पॉइंटों के माध्यम से। और 5 पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे महापाषाण संस्कृति के स्रोत, कि इसको किस, ऐसे कौन कौन से स्रोत थे जिनके माध्यम से हमें महापाषाण संस्कृति के बारे में पता चला। इसके बाद बात करेंगे हम इसका उद्भव, कहां पर, दक्षिण में जो उद्भव हुआ इसका, क्योंकि महापाषाण संस्कृति का उद्भव दक्षिण में ही अधिकतम देखा गया। बाकी तो छोटे छोटे से नमूने मिले हैं, जैसे उत्तर भारत, पूर्वी भारत या दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दोस्तों, माफ कीजिएगा, पश्चिम भारत में। तो इन अन्य दिशाओं में, अर्थात कि दक्षिण को छोड़कर के अन्य भारत के अन्य हिस्सों में जहां पर भी महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, वो कुछ छोटे छोटे मोटे नमूने थे। बाकी जो विशेष महापाषाण संस्कृति के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भारत के दक्षिण से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से उत्तर भारत की महापाषाण संस्कृति और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, छोटा मोटा डिफरेंस, उसके द्वारा हम महापाषाण संस्कृति को जानने का प्रयास करेंगे। और दक्षिण की जो महापाषाण संस्कृति थी उसमें उसकी क्या विशेषताएं थी, जो विशेषताएं उत्तर भारत की महापाषाण संस्कृति में नहीं रही है, तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके बाद देखेंगे इस संस्कृति का धार्मिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 1 बाय 1 सभी पॉइंटों को, 5 पॉइंटों को 1 बाय 1 समझने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने ये तो देख लिया कि हम आज इस पूरे सेशन में हम महापाषाण संस्कृति की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों महापाषाण संस्कृति का होती क्या है, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हमने सिंधु सभ्यता की बात की थी, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को पहले हमने समझ लिया था कि सिंधु सभ्यता क्या है, एक व्यवहारिक रूप से समझा। उसी प्रकार से महापाषाण संस्कृति को भी आप पहले व्यवहारिक रूप से अपने दिमाग में एक बात को फिट कर लीजिए कि यार ये महापाषाण संस्कृति होती क्या है। जब हम उसके डीपली जाकर जब अध्ययन करेंगे तो जाकर के हमें ये कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो महापाषाण संस्कृति दरअसल क्या थी संस्कृति दोस्तों? अगर हम व्यवहारिक रूप से समझें तो देखिए, हमारे प्राचीन इतिहास की एक समाज थी, प्राचीन इतिहास की एक समाज थी। सिंधु सभ्यता के बाद जिसका आगमन हुआ वो एक समाज थी। उस समाज की दोस्तों खोज हुई और खोज के माध्यम से हमें दक्षिण भारत में इसकी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये महापाषाण संस्कृति नाम की जो ये संस्कृति थी, जो समाज थी, इसका उद्भव दक्षिण भारत में देखने को हमको मिला था, दक्षिण भारत में हुआ था। अब महापाषाण संस्कृति क्या थी दोस्तों? तो ये एक ऐसी समाज थी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सिर्फ एक ही लाइन में दोस्तों इसका पूरा अर्थ निकल जाएगा। महापाषाण संस्कृति एक ऐसी समाज थी दोस्तों जो किसी के मृत्यु होने के बाद, किसी की भी उस समाज का किसी सदस्य की मृत्यु होने के बाद में वो उस शव को एक कब्र के अंदर दफनाते थे। और दफनाने के बाद में दोस्तों वो उस कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा दिया करते थे। ठीक है, तो जो कब्र होती थी उनके अंतिम संस्कार के दौरान जो कब्र बनाई जाती थी, उस कब्र को दोस्तों बड़े बड़े पत्थरों से चारों ओर से कवर किया जाता था। और वो चारों ओर से पत्थरों से कवर करने के कारण ही, समझ रहे ना, कि जो उनकी कब्र हुआ करती थी, उस कब्र को जो बड़े बड़े पत्थरों से चारों ओर से कवर कर देते थे। वो लोग चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगाते थे। और इन पत्थर लगाने की इस विशेषता के कारण ही दोस्तों हमने इस समाज का नाम रख दिया, अर्थात हमारे इतिहासकारों ने इसका नाम रखा महापाषाण संस्कृति। ठीक है, तो महापाषाण अर्थात बड़े बड़े पत्थरों से इसका अर्थ लिया गया है, इसी कारण से इसका नाम पड़ चुका था महापाषाण संस्कृति। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
ठीक है। तो महापाषाण संस्कृति क्या हुआ? महापाषाण संस्कृति हमारे भारत की एक ऐसी समाज थी, प्राचीन भारत की एक ऐसी समाज थी जिसकी कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से उसे कब्र कर दिया जाता था, है ना, और इसी कारण से उसे महापाषाण संस्कृति कहा गया। तो चलिए आ जाइए जरा आप स्लाइड पे। उससे पहले दोस्तों आप जरा इस कुछ पिक्चरों को देख लीजिए, तस्वीरों को देख लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर होता चले। जो दोस्तों आपने जो फर्स्ट पिक्चर है, ये तो आपने कई जगह देखी होगी, कई जगह वॉलपेपर में भी देखी होगी आपने। तो दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वाली पिक्चर का साक्ष्य हमें महापाषाण संस्कृति की ही याद दिलाता है। ये महापाषाण संस्कृति का ही एक नमूना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो मैंने आपको बोला अभी कि कब्र को, जो इनकी कब्र हुआ करती है, उस कब्र को बड़े बड़े पत्थरों से चारों ओर से कवर करते थे। दोस्तों आपको देखिए ये पत्थर दिख रहे होंगे, ये चारों ओर पत्थर दिख रहे हैं और बीच में ये कवर बनाई गई थी, ये बीच में कवर बनाई गई थी, ठीक है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर और ये बीच में दोस्तों यहाँ पर ये कवर दिख रही है आपको। तो ये बड़े बड़े पत्थरों से इन कब्रों को कवर करने के कारण ही इसे महापाषाण संस्कृति कहा गया है, ठीक है। चलिए अब जरा स्लाइड पे आइए, स्लाइड पे क्या लिखा हो इसको पढ़िए, आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, कौन सी शताब्दी दोस्तों? दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और ईसवी में अब ये मानकर चल रहा हूं आपको भली भांति रूप से पता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में नहीं समझाऊंगा, कई सारे लेक्चरों में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होती है, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमारे जम्मू कश्मीर में कावेरी नदी है दोस्तों, कावेरी नदी, माफ कीजिए, जम्मू कश्मीर दक्षिण भारत में है, माफ करना, कावेरी नदी जो हमारे दक्षिण भारत में है, उसके मुहाने के आसपास के क्षेत्र पर उन लोगों का अधिकार था जिन्हें महापाषाण संस्कृति का निर्माता कहा गया है। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसवी पूर्व में हमारी जो कावेरी नदी है दोस्तों, दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी है, उस कावेरी नदी के मुहाने पर जो है उन लोगों का निवास था, या कहें कि महापाषाण संस्कृति के निवासी थे, अर्थात समाज के वो लोग थे जिन्होंने महापाषाण संस्कृति का उद्भव किया, निर्माण किया। हम ये मानकर साक्ष्यों के माध्यम से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने ये मान लिया कि कावेरी नदी के मुहाने पर वो लोग रहते थे जिन्होंने महापाषाण संस्कृति का निर्माण किया है, ठीक। तो महापाषाण संस्कृति निर्माता कहे जाने के पीछे इनका एक कारण था कि ये लोग कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों का घेरा बनाते थे और ऐसा प्रतीत होता है कि वह मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे। वे अस्थि पंजर के साथ दैनिक प्रयोग में आने वाली, जैसे मिट्टी, बर्तन, शिकार के प्रयोग में होने वाले हथियार भी रखते थे। तो दोस्तों सिंपल सा अर्थ यहाँ पर कहने का ये है कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, उन साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो लोग कावेरी नदी के मुहाने पर निवास करते थे, जो लोग कावेरी नदी के मुहाने पर रहते थे, वो लोग ही महापाषाण संस्कृति के निर्माता थे। और ये लोग किसी प्रकार के जो है दोस्तों, ये लोक परलोक में विश्वास रखते थे, ये किसी प्रकार के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इस कारण से ही ये कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों का घेरा बना करके और कब्र के साथ में आवश्यक रूप की जो वस्तुएं होती थी, उन वस्तुओं को कब्र के साथ दफना देते थे, जिससे कि वो उनका ये मानना था कि आत्मा के जो है ऊपर जाने के बाद में उसे इन सामानों की, इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रकार से इनकी इस प्रकार की कुछ विशेषताएं थी, ठीक है। इसके बाद महापाषाण संस्कृति के संबंध में इतिहास में जो जानकारी मिली है दोस्तों, वो अधिकतम जानकारी हमें दक्षिण भारत में मिली है। ये बात हम प्रारंभ में ही क्लियर कर चुके हैं कि महापाषाण संस्कृति का नाम जब भी आएगा तो आपके दिमाग में दोस्तों भारत का दक्षिण वाला भाग दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि महापाषाण संस्कृति का जो उद्भव हुआ और जो विकास हुआ, जो चरम पराकाष्ठा पर पहुंची, तो वो क्षेत्र कौन सा था, वो भाग कौन सा था भारत का? तो वो था दक्षिण भारत,
ठीक है। हाँ, हालांकि उत्तर भारत में भी कुछ नमूने देखने को मिले थे हमें महापाषाण संस्कृति के, लेकिन वो नाम मात्र के थे, अर्थात कि उत्तर भारत की महापाषाण संस्कृति और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति दोनों में काफी डिफरेंस देखने को मिला था, और सिर्फ कुछ क्षण भर के लिए नहीं, अर्थात कुछ वर्षों के लिए नहीं, बल्कि सदियों तक काफी परिवर्तन उसमें उन दोनों के बीच में रहा, है ना। चलिए, तो दोस्तों अब हम आते हैं एक एक पॉइंट करके उन पांचों पॉइंटों को समझने का प्रयास करते हैं महापाषाण संस्कृति के बारे में। छोटे छोटे से है, काफी आनंद आने वाला है। अब तक आपके दिमाग में काफी सारी बातें महापाषाण संस्कृति के बारे में फिट हो चुकी है। जितना आपको महापाषाण संस्कृति के बारे में समझना चाहिए था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको पता होना चाहिए था, उतना पता अब तक आपको लग चुका है, ठीक है। बाकी बचा खुचा जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, उसको भी हम इन 5 स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्रोत की दोस्तों। तो इस स्रोत की बात करते वक्त कि हमें कैसे पता चला, कहां से पता चला कि इस प्रकार की भी कोई समाज हमारे भारत में थी, तो दोस्तों ये 2 जगह से पता चलती है हमको। 2 जगह से हमें पता चलती है। एक तो इनके आवास स्थल हमको मिले हैं, इनके घर मिले हैं जहां ये निवास करते थे, वो खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों पत्थरों के चारों ओर से कब्र, पत्थरों के चारों ओर से ढकी हुई कुछ कब्रें हमको मिली है, जो ये दिखाती है कि ये दूसरी ईसा पूर्व की शताब्दी की ये कब्रें हैं, है ना। तो इनके माध्यम से हमें महापाषाण संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर हुआ दोस्तों। ये जो हमारे स्रोत है महापाषाण संस्कृति को जानने के जो ये स्रोत हैं, इन स्रोतों के बारे में कोई कंफ्यूजन है क्या अभी तक? ठीक है ना। तो 2 प्रकार के स्रोत थे, जैसा कि हम जान चुके हैं, एक आवास स्थल और दूसरी इनकी कब्र। तो दोनों में अलग अलग विशेषताएं देखने को यहाँ पर मिली थी, इसी कारण से इसे एक विशेष कहा गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है महापाषाण संस्कृति का उद्भव। महापाषाण संस्कृति का उद्भव, इसको भी हम देख ही चुके हैं कि इसका उद्भव हमें दक्षिण में ही देखने को मिला है। महापाषाण संस्कृति का उद्भव हमें दक्षिण में देखने को मिला है, ठीक है। तो उपलब्ध जो भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध थे, उनके आधार पर इतिहासकारों की धारणा है कि 100 ईसा पूर्व के बाद में, कब दोस्तों? 100 ईसा पूर्व के बाद में दक्षिण में महापाषाण संस्कृति का उद्भव हुआ होगा। कब दोस्तों? 100 ईसा पूर्व बाद में। 100 ईसा पूर्व बाद में दक्षिण भारत में जो है महापाषाण संस्कृति आई होगी, और दूसरी ईसा पूर्व तक यह अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। जैसे कि हमने सिंधु सभ्यता के बारे में दोस्तों जब बात की थी, तब हमने देखा था कि जब सिंधु सभ्यता की जो नगर सभ्यता थी दोस्तों, वो काफी डेवलप हो चुकी थी। तो डेवलप हो चुकी थी 2700 ईसा पूर्व के समय में ही। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब 2700 ईसा पूर्व के समय में सिंधु सभ्यता शहरी जो नगरीकरण था उसका काफी डेवलप हो चुका था, इसका अर्थ यह हुआ कि हो सकता है कई हजारों साल पहले से ये सभ्यता धीरे धीरे डेवलप होकर के आज जाकर अर्थात 2700 ईसा पूर्व में जाकर के डेवलप हुई होगी। इसी प्रकार से दोस्तों महापाषाण संस्कृति की भी यही विशेषता रही होगी। जब हमने इनकी कब्र और इनके आवास स्थलों से यह पता लगाया कि दूसरी सदी में ईसा पूर्व में जो है ये अपनी परिकाष्ठा पर थी, काय की विकास की परिकाष्ठा पर थी, अर्थात पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि काफी समय पहले से ये धीरे धीरे विकसित हुई होगी। तो विकसित भी कब से? 200 ईसा पूर्व के समय से, अर्थात कि 200 साल इसको जो है अपने डेवलपमेंट में लगे, है ना। तो दूसरी ईसा पूर्व तक ये अपनी चरम काष्ठा पर पहुंची, और ये संस्कृति लगभग 1 सदी ईसा पूर्व तक रही होगी, 1 सदी ईसा पूर्व तक रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति के बीच में क्या भिन्नताएं हैं, और दक्षिण भारत की जो महापाषाण संस्कृति है वो उत्तर भारत की महापाषाण संस्कृति से किस प्रकार से विशेष है, या फिर कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं रखती है दोस्तों। तो ये भी हम 2 पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे, और 2 पॉइंट कुछ यह है इस तरह से कि प्रथम की अगर हम दोस्तों बात करें तो प्रथम है कि उत्तर भारत में दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, पाषाण युग की हम यह बात करेंगे। तो पाषाण युग अर्थात वही महापाषाण
युग की बात कर रहे हैं, महापाषाण संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो उत्तर भारत में जो पाषाण युग था, उत्तर भारत में जो पाषाण युग था दोस्तों, उसमें 3 चरणों में परिवर्तन हुआ। पाषाण युग से ताम्र पाषाण में बदला, ताम्र युग में बदला, अर्थात जब तांबे की खोज हो चुकी थी। पाषाण काल में न तांबे की खोज हुई थी और ना ही लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो महापाषाण संस्कृति के लोग थे या महापाषाण संस्कृति थी, उसमें परिवर्तन कैसे होता है कि कुछ समय तक तो ये महापाषाण युग में रहते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों इसका परिवर्तन होता है किसमें, ताम्र युग में। वो ताम्र युग भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाता और फिर आगे चल करके लोहे की खोज हो जाती है, और लोहे की जैसे ही खोज होती है तो ये लौह युग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये विशेषता कहाँ की थी, उत्तर भारत की महापाषाण संस्कृति की। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति की, तो दक्षिण भारत की जो महापाषाण संस्कृति थी दोस्तों, उस महापाषाण युग ही बना रहा। कब तक, लौह युग तक ये महापाषाण संस्कृति ही बनी रही, अर्थात इसमें कोई ताम्र युग के समय में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला जो दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति थी उसमें। क्लियर हुआ। और इन सब के अलावा एक डिफरेंस और ये भी देखने को मिलता है कि जहां उत्तर भारत की जो महापाषाण संस्कृति थी उसमें दोस्तों किसी प्रकार के बर्तनों की कोई विशेष प्रचलन नहीं था, वहीं दक्षिण भारत की जो महापाषाण संस्कृति थी उसमें लाल और काली मिट्टी के बर्तन काफी अत्यधिक मात्रा में प्रचलित होने लगे थे, काफी लोकप्रिय हो गए थे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक जीवन। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस महापाषाण संस्कृति के लोगों का धार्मिक और आर्थिक जीवन क्या था। तो इस स्लाइड में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। अगर धार्मिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो पुरातात्विक जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार तो दक्षिण में महापाषाण युग के मानव के धार्मिक जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है, अर्थात कि धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो जानकारी क्या मिलती है, इसको हम 3 बातों के माध्यम समझते हैं, देवता, परलोक में विश्वास और अंतिम संस्कार। तो हमने यहाँ पर इन 3 बातों को उठाया है। इनके धार्मिक जीवन को समझने के लिए हमने 3 बातों पर फोकस किया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे देवताओं की। तो दोस्तों देवताओं में कुछ ऐसा था कि इनकी खुदाई जब हुई, जब हमें खुदाई के माध्यम से इनके साक्ष्य मिले, तो उस साक्ष्य में हमें एक त्रिशूल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एक त्रिशूल प्राप्त हुआ। और उस त्रिशूल के आधार पर ही हमारे इतिहासकारों ने ये घोषणा कर दी कि महापाषाण संस्कृति के लोग शिव के उपासक थे, शिव को पूजते थे। त्रिशूल से इन्होंने ये अंदाजा लगाया, ये अनुमान लगाया। ठीक है, और इसके अलावा परलोक में विश्वास, तो परलोक में विश्वास रखते थे ये, परलोक अर्थात कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में, परलोक में विश्वास इसलिए रखते थे दोस्तों कि इसलिए रखते थे नहीं, मतलब हमको इस प्रकार से पता चला, हमने ऐसे अनुमान लगाया कि ये जो कब्र होती थी, कब्र के साथ में दोस्तों ये कुछ आवश्यक वस्तुएं कब्र के साथ में दफना दिया करते थे, जैसे कि रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं हो जाती या कुछ हथियार होते थे। इस प्रकार की कुछ चीजें जो है इनकी कब्रों से हमको प्राप्त हुई है, जैसे कि बर्छे, फावड़े, कुदाल, हसिया, तलवार, ये आदि इस प्रकार की कुछ वस्तुएं थी जो हमें इनकी कब्रों से प्राप्त हुई है। और इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है शव को दफनाने पर उसके साथ ही ये आवश्यक रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं को भी साथ में दफना दे दिया करते थे, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये परलोक में विश्वास रखते थे। उनको ऐसा लगता था कि व्यक्ति के मरने के बाद में जब इसकी आत्मा ऊपर जाएगी, है ना, तो उनको उस आत्मा को वहां पर भी इन सामानों की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी। इसी कारण से कब्रों के साथ में इसको दफना दिया करते थे। और यही आधार है जो हमें यह दिखाने का प्रयास करता है कि ये लोग परलोक में विश्वास करते थे या रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम संस्कार। तो दोस्तों अंतिम संस्कार को आप भली भांति रूप से समझ चुके हैं। ये लोग महापाषाण संस्कृति के लोग शव को दफना दिया करते थे। दफनाने के बाद में चारों ओर से पत्थरों से उसको कब्र किया करते थे। और अस्थि पंजर जीविकोपार्जन के साधन, अस्थि पंजर मिट्टी के बने कलशों में भी जो इसके अस्थि पंजर होते थे दोस्तों, कई तो कब्रों में दफना देते भी थे। और इनके अस्थि पंजर हमको मिट्टी के बने बड़े बड़े बर्तनों में भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा इसका
जो है धार्मिक पक्ष कंप्लीट होता है। धार्मिक पक्ष में मुझे यहाँ तक अभी मानकर चल रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें अभी तक नहीं है, क्योंकि एकदम सिंपल है दोस्तों। 5 पॉइंट अलग अलग लाने का उद्देश्य ये है ताकि आपको आंसर राइटिंग करते वक्त दिक्कत ना आए। एक स्लाइड में 10 से 15 लाइन में भी हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते थे, लेकिन अलग अलग साइड में पूरे विस्तार के साथ लाने का प्रयास यही है मेरा कि अगर आपके एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आ गया कि महापाषाण संस्कृति को समझाइए, तो उस 10-15 लाइन में से आप क्या लिखोगे। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों मैंने आपके लिए थोड़ा स्लाइड को बड़ा किया है, थोड़े इस टॉपिक को बढ़ाया है, जिससे इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि इसकी क्या विशेषताएं थी, इसका धार्मिक जीवन क्या, आर्थिक जीवन क्या है ना। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड करने का महत्वपूर्ण पीछे का उद्देश्य यही है। ठीक, लास्ट स्लाइड है हमारी, इसका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा प्रतीत हुआ, जैसा कि आप खुद स्वयं अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं इस बात को कि बहुत प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में ज्यादा जो है दोस्तों कृषि का उपयोग नहीं किया गया था। जितनी डेवलप हमारी सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता के बाद में जो और संस्कृतियां आई, जो और समाज आई, वो इतनी डेवलप नहीं थी जितनी की सिंधु सभ्यता के लोग थे, क्योंकि वहां पर शहरीकरण हो चुका था, जबकि यहाँ पर अभी भी ये लोग ढंग से रहना भी नहीं सीखे थे। ठीक है ना। तो महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों इनका आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो हम एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि इनको की जो खोज हुई है उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में दोस्तों जो गंगा का मैदान है वहां पर भी इनके काफी साक्ष्य मिले हैं हमको, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने सीमित कृषि के लिए सीमित भूमि का उपयोग बिल्कुल किया है, और नदियों के किनारे की जो सिंचाई योग्य भूमि होती थी, सिंचित भूमि होती थी, उसका प्रयोग इन्होंने हालांकि सीमित मात्रा में किया, लेकिन किया था। और ईशा की अर्थात प्रथम ईशा पूर्व के समय में ही सदी में उन्होंने धीरे धीरे जो पहाड़ी नदी के मुहाने थे वहां पर उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाया, और ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ऐसा उत्तर भारत के दक्षिण में प्रभाव के कारण हुआ होगा। अर्थात कि दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी, दक्षिण भारत की जो महापाषाण संस्कृति थी, उसने उत्तर भारत की महापाषाण संस्कृति से भी कुछ सीखा कि जो उत्तर भारत की महापाषाण संस्कृति थी उसने अपनी आसानी से गंगा के मैदानों पर कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, और आसानी से कृषि कर पाते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों गंगा के मैदान, अगर आप यूपी से है, बिहार से है, तो आपको भली भांति रूप से पता होगा और अच्छे से आपने देखा भी होगा दोस्तों कि वहां के जो मैदान है, गंगा के मैदान, वो काफी सिंचित है, वहां पर अधिक जो है सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कृषि के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है। और ये अभी से नहीं है बल्कि प्राचीन समय से है ना। और इसी कारण से महापाषाण संस्कृति के लोग भी आसानी से उस पर कृषि कर पाते थे, और इसी चीज से दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति के लोगों ने भी शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने वहां पर भी कृषि करना प्रारंभ कर दिया। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का ये महापाषाण संस्कृति का एक छोटा सा लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, और निश्चित रहिए अगर टॉपिक छोटा भी होगा तो भी मैं आपको पूरे विस्तार से ही दूंगा, बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है ले सकते हैं यहाँ से, और टेलीग्राम लिंक दोस्तों, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस सर्च करेंगे, आपको आसानी से ग्रुप मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन करेंगे तो सभी नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।